हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अ न्यू वीडियो। बेटा लास्ट वीडियो में हमने रुडोल्फ विर्चो के स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला को समझा था। यानी स्लीडन एंड स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी को प्रपोज किया, पर उस सेल थ्योरी में एक कमी रह गई। क्या कमी रह गई? वो इस बात का आंसर नहीं कर पाई कि हाउ वर न्यू सेल्स फॉर्म, कि जो नई सेल्स हैं वो कैसे बनी, उसका जवाब नहीं दे पाई। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चो ने उस चीज का जवाब दिया, क्या कहकर? ओमनी सेलुला ई सेलुला कहकर। ओमनी सेलुला ई सेलुला कहकर, यानी जो न्यू सेल्स हैं वो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स से मिलकर बनती है। ओमनी सेलुला ई सेलुला का क्या मतलब है? न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल्स। और कैसे? सेल डिवीजन के थ्रू, यानी जो पुरानी सेल है वो डिवाइड करके और नई सेल्स बना लेंगी, बात खत्म। और इस तरीके से जो सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप दे दी किसने? रुडोल्फ विर्चो ने। प्रपोज तो किसने की थी? स्वीडन एंड स्वान ने, पर उसको फाइनल शेप, उसको मॉडिफाई करके उसको फाइनल शेप किसने दे दी? रुडोल्फ विर्चो ने। कब? इन 1855 में। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं। रुडोल्फ विर्चो मॉडिफाइड मॉडिफाई किया था किसको? स्वीडन एंड स्वान की हाइपोथेसिस को। जो स्वीडन और स्वान ने कहा था, सेल थ्योरी प्रपोज की थी, तो उन्होंने एक हाइपोथेसिस दी थी अपनी, उसको क्या कर दिया? इसने मॉडिफाई कर दिया। मॉडिफाइड हाइपोथेसिस ऑफ Sweden and Swan and gave final shape to cell theory। यानी सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया था? अगर ऐसा पूछा जाए तो आप क्या कहोगे? स्वीडन एंड स्वान। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई सेल थ्योरी को प्रपोज किसने किया था, यानी सेल थ्योरी को बनाने वाले कौन थे, शुरुआत में उस चीज को रखने वाले कौन थे सेल थ्योरी के बारे में जो बात रखी थी, तो वो कौन थे? स्वीडन एंड स्वान। ठीक है, अब उन्होंने जो हाइपोथेसिस उसमें अपनी दी, उसमें जो स्टेटमेंट उन्होंने अपने दिया, ठीक है ना, वो दे दिया। क्या कहा था उन्होंने? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, कह दिया। अब इससे वो इस बात का जवाब नहीं दे पाए कि भाई न्यू सेल्स कैसे बनेंगी, तो उनकी हाइपोथेसिस को मॉडिफाई किसने कर दिया? मिस्टर रुडोल्फ विर्चो ने। और फाइनल शेप दे दी, उनकी जो प्रपोज की गई सेल थ्योरी थी उसको फाइनल शेप दे दी। क्या दे दी उसको? फाइनल शेप। किसने? मिस्टर रुडोल्फ विर्चो ने। तो हु गेव द फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्चो। हु गेव द स्टेटमेंट ओमनी सेलुला ई सेलुला रिगार्डिंग सेल थ्योरी? रुडोल्फ विर्चो। क्लियर है नहीं है? बिल्कुल क्लियर सी बात है। तो ये सारा हमारा हुआ, जो भी बातें थी हमारे पास में। अब बात करेंगे भाई, अब सेल थ्योरी को जब उसने मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है ना, साथ साथ आपको नोट्स बनाने, ठीक है ना, ध्यान रखना है इस चीज का। यस, तो इसमें जब मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को, तो अब उसको हम कैसे जानते हैं? प्रेजेंट में हम सेल थ्योरी को कैसे समझते हैं? तो प्रेजेंटली cell theory is understood as follows। ऐसे समझ में आता है। स्टेटमेंट नंबर 1, तो जो स्वीडन स्वान ने कहा था वो गलत थोड़ी था, पहला स्टेटमेंट तो वही रहेगा। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये तो था उनका पहला स्टेटमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। पर रुडोल्फ विर्चो के मॉडिफिकेशन के बाद एक नई बात जुड़ गई। all new cells
arise from previously existing cells, यानी जितनी भी नई सेल्स बनेंगी वो पहले से जो मौजूद सेल्स हैं, उन्हीं सेलों से बनेंगी। और वो भी कैसे? उनके सेल डिवीजन से बनेंगी। किससे बनेंगी? उनके सेल डिवीजन से। एक स्टेटमेंट और है जो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट वीडियो के अंदर ही मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। क्या है स्टेटमेंट, तो उसको समझने की कोशिश करना। मैंने आपको एक चीज बताई थी उस दिन, जब फर्स्ट वीडियो मैंने लॉन्च की थी उस दिन, कि हम जो कुछ भी करते हैं, जो भी फंक्शन हम कैरी आउट करते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वो सारी की सारी एक्टिविटीज सेल्स ने जो फंक्शन कैरी आउट किया उनकी वजह से, और आपस में उन्होंने जो इंटरेक्शन किया उनकी वजह से होती है। जो भी हम कर रहे हैं वो सारी चीजें, यानी ये बात मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत अच्छे से फर्स्ट वीडियो के अंदर, वहां जाके देख लेना एक बार, ठीक है ना? ओके जी। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है? ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन पूछा बहुत जाता है, ठीक है ना? इंपॉर्टेंट है। देखो मैं बता रहा हूं, एनसीईआरटी को तो हम पूरी तरीके से कवर करके चलेंगे एक एक लाइन को, ठीक है जी? तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास में? ऑल द एक्टिविटीज। स्टेटमेंट को समझना है तो फर्स्ट वीडियो देख लेना जाके। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, are outcome means result, are activities and interactions, between, या अमंग भी बोल सकते हैं, पर इससे कोई रखता अपन को इन चीजों में ज्यादा फंसना नहीं है। बिटवीन, ठीक है ना? कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, ठीक है? जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स हैं उनके बीच में क्या आपस में इंटरेक्शन हो रहा है उसका। तो जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, ऑल द एक्टिविटीज ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो रिजल्ट होंगी, आउटकम होंगी ऑफ एक्टिविटीज यानी फंक्शन एंड इंटरेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स, यानी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स होंगी वो जो फंक्शन कैरी आउट करेंगी वो, और आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगी वो मिलकर डिसाइड करेगा कि हम इस लेवल पे क्या काम कर रहे हैं, सेलुलर लेवल पर वो क्या काम कर रहे हैं, और आपस में वो सेल्स एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही है, वो इस लेवल पर हमारे फंक्शन को डिफाइन करती है, हमारे फंक्शन को डिसाइड करती है। Am I clear or not? और इस तरीके से हमारे पास में सेल थ्योरी इज कंप्लीटली फिनिश्ड। अब बात करते हैं भाई आगे। अच्छा, एक छोटी सी चीज और मैंने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था, वायरस जो होता है हमारे पास में वो लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पर रहता है, यानी ना तो वो लिविंग है ना वो नॉन लिविंग है, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, एक सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है उसके पास में, यानी वो सेल से नहीं बना हुआ है, और सेल से नहीं बना है तो सेल थ्योरी का क्या हो गया, एक्सेप्शन। क्योंकि सेल थ्योरी तो कहती है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, सेल्स के। अच्छा, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, सिंपल सी बात, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो क्या बने, किसके बने होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, ऐसा इसने कहा, ठीक है? अब बात क्या आती है हमारे पास में, वायरस जो है, बात को समझना इस बात को, मैंने आपको पिछली वीडियो में, आप इसके लिए वीडियो नंबर फर्स्ट भी देख सकते हो, पर मैं छोटा सा बता देता हूं, वायरस के पास में कोई सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस के पास में कोई भी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है, वायरस सेल का बना ही नहीं है, यानी सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, वो सेल थ्योरी के अंडर में आता ही नहीं है, सेल थ्योरी से बाहर की बात है, तो एक्सेप्शन हो गया सेल थ्योरी का। बना किससे होता है, न्यूक्लियोप्रोटीन से, न्यूक्लियोप्रोटीन के पार्टिकल्स से बना होता है, और कहां लाया करता है, कहां मिलता है, बाउंड्री पर, लिविंग और नॉन लिविंग की, यानी अगर वो लिविंग बॉडी के बाहर है तो नॉन लिविंग, और लिविंग बॉडी के अंदर जाकर उसकी सेल्स में जाकर उस सेल की मशीनरी को यूज करके और क्या बन जाता है, किसकी तरह बिहेव करने लग जाता है, लिविंग की तरह, ठीक है ना? तो ये बात हमको ध्यान रखनी है। तो एक अच्छा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस से
viruses are an exception of cell theory because they are not made up of cells but composed of, ठीक है ना, या इसको अपन आगे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना, made up of are not made up of cells, they are composed of nucleoprotein particles. Hence they are not either living or non-living. इंक खत्म हो गई, इंक डालते हैं पहले, ठीक है ना। यानी वायरस क्या है, एक्सेप्शन है, सेल थ्योरी के अंडर में आता ही, क्योंकि वो तो बात करती है सेल से बनने की, यहां तो सेल ही नहीं है, ठीक है ना, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ये तो, ठीक है। तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन हो गया, बनता किससे, न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल से बनता है। और क्या है हमारे पास में, ना तो ये लिविंग है ना ही ये नॉन लिविंग है। अच्छा बात बता दूं मैं आपको, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की जो कनेक्टिंग लिंक है वो भी कौन है हमारे पास में, वायरस। क्या कह सकते हैं अपन को, viruses are connecting link between living and non-living। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, ये कनेक्टिंग लिंक है। पहले अपन इसमें एक काम करते हैं, इंक डाल देते हैं जिससे कुछ दिखे तो सही, ठीक है जी। इंक डाल देते हैं, एक सेकेंड। यस, तो यहां तक की बात हमारी हो गई कि वायरस क्या है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है बेटा। तो यहां तक की बात हमारे पास में हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब हमने सेल थ्योरी के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ा, अब हम ना सेल के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा सेल के अंदर झांकने कि सेल का, अब तक हमने पता है क्या किया, अब तक हमने केवल सेल को, अभी तक ना अपने सेल को देखा तक नहीं है। अब आप कहोगे सर यहां तो कैसे दिखाओगे, दिखाऊंगा, वो काम भी कर दूंगा मैं, चिंता मत करो, ठीक है ना। हाँ, अब हम सेल को देखेंगे और देखकर उसको ऑब्जर्व करेंगे, वाकई ये चीज क्या है भाई सेल। अभी तो बातें की है, कंसेप्ट बताया सेल का, अभी तो सेल ऐसे ऐसे कुछ होता है जो सेल माना जाता है, उस चीज को ऐसे बताया, अभी तो बाकी सेल क्या है। तो ना क्लास 9th के अंदर एक्सपेरिमेंट आते, ठीक है ना, क्लास 9th में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया होगा, अनियन पील जो होती है उसको ऑब्जर्व करवाया होगा, उसमें आपने प्लांट सेल देखी होंगी, टिपिकल प्लांट सेल, अनियन पील, ठीक है ना। तो अनियन की एक पील निकालकर, छोटी सी झिल्ली निकालकर उसको माइक्रोस्कोप, अंदर माइक्रोस्कोप जब देखते हैं तो हमें सेल्स नजर आती हैं, टिपिकल प्लांट सेल्स। और ऐसे ही चिक सेल्स, गाल जो होता है हमारा गाल, इसकी सेल्स को देखते हैं, वो एनिमल सेल के लिए, एनिमल सेल को देखने के लिए, ठीक है ना। देखा या नहीं देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बात बता रहा हूं, तो हमने दो चीजों को ऑब्जर्व किया था क्लास 9th के अंदर भी और 11th के अंदर भी। क्या क्या, 11th में तो आप कर लोगे, ठीक है, जो भी है। आगे बात करते हैं, अनियन पील और अनियन पील्स सेल्स, यानी अनियन पील की सेल्स और चिक सेल्स। तो ये कौन से हो गए हमारे पास, टिपिकल प्लांट सेल, और ये हो गए हमारे पास एनिमल सेल, ठीक है जी। इनकी जो अपन ने सेल्स को ऑब्जर्व किया, अरे कुछ नहीं करते हैं, टूथपिक करने का वो आता है ना हमारे पास में, दांत साफ करने के लिए एक छोटी सी स्टिक यूज करते हैं, करते नहीं करते, वो स्टिक का यूज करके गाल से थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, सेल्स का एक अपने आप आ जाती है। अब सेल इतनी छोटी होती है कि थोड़ा सा भी कुछ इसपे कुछ सेल्स चिपक जाती हैं, ऐसे अपन रगड़ते हैं अंदर की तरफ, और उसको फिर हम कहां पे ऑब्जर्व करते हैं, ये प्रोसीजर होता है, आप पढ़ना, आपको पता चल जाएगा, वो प्रोसीजर हमें यहां डिस्कस नहीं करना।
और गाल की सेल्स को अपन ऑब्जर्व कर लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। तो वो सेल हो जाते हैं एनिमल सेल, क्योंकि गाल एनिमल के होते, प्लांट का गाल देखा है कभी, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और हम तो ह्यूमंस की करते हैं, ह्यूमन चिक सेल्स की बात कर रहे हैं, किसकी, ह्यूमन चिक सेल्स, अपने की करते हैं अपन, तो किसी और की क्यों करें, ह्यूमन चिक सेल्स की बात करते हैं, ठीक है जी। अब बात हो गई हमारे पास में, इनको ऑब्जर्व किया, तो इनको ऑब्जर्व करने के बाद हमें कुछ पता चला। अनियन सेल के बारे में तो हमें क्या पता चला, जो अनियन की जो सेल थी टिपिकल प्लांट सेल, उसके बारे में क्या पता चला कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है वो क्या थी, सेल वॉल, क्या थी, सेल वॉल, और उसके नीचे बिलो इट, इसके नीचे क्या थी, सेल मेम्ब्रेन। अब ऐसे अगर बात करें किसकी, बात करें चिक सेल की, ठीक है ना, ह्यूमन चिक सेल की बात करें तो उस पे आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन थी वो क्या थी हमारे पास, सेल मेम्ब्रेन। कौन थी, सेल मेम्ब्रेन, यानी वहां तो आउटर मोस्ट ही कौन थी, सेल मेम्ब्रेन, यानी एनिमल सेल के पास में सेल वॉल नहीं होती, और प्लांट सेल के पास में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक एडिशनल लेयर होती है, सेल वॉल। सिंपल सी बात है, यही तो कहना चाह रहा है ये, और क्या कहना चाह रहा है, कुछ नहीं। यानी हमारे पास में अगर बात करें तो इन एनिमल सेल, जो हमने किसमें ऑब्जर्व की, ह्यूमन चिक सेल की बात कर रहा हूं, जो हमने इस केस में ह्यूमन चिक सेल को लिया है, एग्जांपल के तौर पे ले लो, एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल सेल्स, ठीक है ना। दी डिलिमिटिंग लेयर, डिलिमिटिंग लेयर जो लिमिट करती है सेल को, वो कौन सी है, सेल मेम्ब्रेन है, जबकि वहां कौन थी, सेल वॉल सबसे, यानी सेल की जो लिमिट डिसाइड करती है कि तू यहां तक है तो आउटर मोस्ट लेयर ही करेगी, और वो कौन है यहां पर, सेल मेम्ब्रेन। सिंपल सी बात है, ये कोई ज्यादा ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक। अब बात करते हैं भाई आगे कि जो सेल्स होती है हमारे पास में, अब मैंने ये हमारा कह रहा हूं, हमारे पास में, अब मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास में सेल्स होती है, अब मैं बात करता हूं सेल जो, ये थोड़ा सा स्टेटमेंट को ढंग से समझना है। सेल जो होती है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना, सेल। अब जो सेल होती है ना, तो सेल के पास में इनसाइड सेल अ dense membrane bound structure is found called nucleus। यानी सेल के अंदर एक डेंस मतलब समझ में हमें आता है, समझाने की जरूरत नहीं है, घना, ठीक है, डेंस यानी कम जगह में कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो सब गाढ़ा गाढ़ा सा घना घना सा लगने लग जाता है, ऐसे। तो इनसाइड सेल अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड, कैसा, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर मिलता है, जिसे अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है भाई। अब बात करें इस न्यूक्लियस के बेसिस पे, अगर अपन इस न्यूक्लियस के बेसिस पे, जिसको हमने क्या लिखा, मेम्ब्रेन बाउंड होता है भाई, यानी अगर मेम्ब्रेन नहीं है तो उसको न्यूक्लियस मत कहना, कुछ और कहना। अरे अभी समझाता हूं, क्लियर हो जाएगा। अगर किसी सेल के पास में, ठीक है ना, अगर किसी सेल के पास में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है तो वो यूकेरियोटिक सेल है, और अगर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं है, अब समझो, जब मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होने का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस होने का मतलब अब तो आप उसको न्यूक्लियस भी कह नहीं सकते ढंग से, उसके लिए अलग नाम यूज करेंगे, उसको बोलेंगे न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर या इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिब्रिलर न्यूक्लियस, बहुत सारे नाम अभी सिखाऊंगा। तो इफ न्यूक्लियस इज, ठीक है ना, अब ऐसे कर लेते हैं, इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
if nuclear membrane is present around nucleus तो यूकैरियोटिक सेल, कौन सी सेल हो जाएगी? यूकैरियोटिक सेल। इफ एब्सेंट तो प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होगी? प्रोकैरियोटिक सेल। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा कुछ जोड़ना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना है इस बात को। न्यूक्लियस जो होता है ना, ये स्टेटमेंट भी है एनसीईआरटी का, सुनना। न्यूक्लियस कंटेन्स क्रोमोसोम which in turn contains genetic material DNA। ओके जी, आप समझने की कोशिश करना है इस बात को। देख कि न्यूक्लियस जो होता है ना बेटा, उसमें क्रोमोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? क्रोमोसोम। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम मिलेगा, और क्रोमोसोम क्या रखता है अपने अंदर? जेनेटिक मटेरियल, यानी वो मटेरियल जो पेरेंट्स के अंदर की जो इंफॉर्मेशन है उसको उनकी अपकमिंग जनरेशन, उनके बच्चों में लेके जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल। और ये काम कौन करता है? डीएनए। ये काम कौन करता है? डीएनए। करता है नहीं करता? यानी पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को बच्चों में कौन लेके जाते हैं? क्रोमोसोम। वो उसमें क्या है क्रोमोसोम के अंदर? डीएनए। और डीएनए के भी छोटे छोटे पीसेस को क्या बोलते हैं? जीन। तो हम कह सकते हैं कौन लेके जाता है? जीन। कौन लेके जाता है? डीएनए। कौन लेके जाता है? क्रोमोसोम। पर ये प्रेजेंट कहां है? ये प्रेजेंट है हमारे न्यूक्लियस के अंदर। कहां प्रेजेंट है बेटा? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। इतना क्लियर हो गया भाई? कहां प्रेजेंट है? न्यूक्लियस के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इनका जो न्यूक्लियर मटेरियल है, इनका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस के अंदर वाला, वो ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो इनका जेनेटिक मटेरियल है वो सराउंडेड है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और इनका जो जेनेटिक मटेरियल है उसके ऊपर क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। तो अब बात करें, बात समझ आ रही है? इनका जो जेनेटिक मटेरियल है न्यूक्लियस में भरा हुआ है, और किससे ढका हुआ है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। इनका जेनेटिक मटेरियल ऐसे फैला पड़ा है, यानी कोई ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। किनके? प्रोकैरियोटिक सेल्स के केस में। अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बना है तो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यानी दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स का प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म तो सारे कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हमेशा कैसे रहते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, एक ही सेल से बनते हैं। और ठीक है ना, सिंपल सी बात। अब आगे की बात करते हैं। यहां तक तो बिल्कुल बेटा देखो, सिंपल सी बात समझ लो, हमारे पास में ये चीजें ना हमें लगता है कि हमारी क्लियर है, हमेशा मानते अरे यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म ये सारी चीजें हमारी क्लियर है। नहीं, इनका रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग को पीछे का जो इसकी डेप्थ होती है वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अब हमें बिल्कुल ये क्लियर हो जाना चाहिए कि कभी आपसे कहा जाए कि यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, अच्छा वो वाला जिनकी सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वही वाला ना? हाँ। कि आपसे कोई कहे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, तो अच्छा यार इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंड नहीं है, वही वाला ना? हाँ। यानी इनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं, हालांकि न्यूक्लियस को इनके को क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड या जीनोफोर, या अपन बोल सकते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फिब्रिल न्यूक्लियस, उसके ऊपर क्या नहीं होती? कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। सिंपल सी बात है। तो मेम्ब्रेन कौन सी? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस ऑफ
प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है, इज कॉल्ड न्यूक्लियोइड या ज़ीनोफोर और इंसिपिएंट न्यूक्लियस और फिब्रिलर न्यूक्लियस। एक एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए हमारा, बिल्कुल एक एक पॉइंट न्यूक्लियस, ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई। अब बात करते हैं आगे, टर्म चल रही है न्यूक्लियस। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट यहां ऐड करना चाह रहा हूं। एक न्यूक्लियस के बारे में मैंने आपको बताया था दैट nucleus was discovered by रॉबर्ट ब्राउन। उसमें बाय मिस्टेकली वो मैंने डेट क्या लिख दी, 1872 लिख दी थी बाय मिस्टेक। अब इसको थोड़ा समझना, यहां से क्वेश्चन आता हमारे पास में, क्या आता है वहां पे, उस पार्ट को मैंने एडिट कर दिया, हालांकि हटा दिया, हो सकता है पहले थी फिर उसको एडिट करके मैंने हटा दिया वहां से, क्योंकि देखो गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, बच्चों के पास सही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है ना, रॉबर्ट ब्राउन ने इन, अच्छा वो डेट में भी बाद में यहां लिख देता हूं इन, अरे यार ये तो यहां मामला गड़बड़ है, चलो आगे लिख देंगे, आगे मेंशन कर देंगे इस बात को। तो न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन in root cells of Tradescantia plant in, अब यहां ध्यान देना, बहुत गजब का पॉइंट है, इतना शानदार चीज है, यहां समझना, in 1832, अब इसको समझना 1832, और एनसीईआरटी में क्या है 1831 एनसीईआरटी। अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए, अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको देंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देंगे। अगर ये ऑप्शन में नहीं है और ये है तो प्रायोरिटी किसे देंगे अपन, 1832 को। यानी अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो कौन सा सही, 1831, एनसीईआरटी वाला बेस्ट होता है। और अगर एक्चुअली तो 1832 ही है पर एनसीईआरटी 1831 मानते, हमको इस बात पे लड़ाई नहीं करनी, हमको तो सिंपल सी बात ये है, लड़ाई तुम्हें वैसे भी नहीं करनी, ठीक है। तो 1832 और ये 1831 दोनों आए तो 1831 करोगे, और केवल 1832 आ रहा है और अदर ऑप्शंस आ रहे हैं तो 1832 करोगे, ठीक है जी, यहां तक की बात हो गई, पहली प्रायोरिटी से दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, ट्रेडेस्केंशिया मैंने बता दिया क्या है, ऑर्किड होता है। ट्रेडेस्केंशिया क्या है, ऑर्किड। ट्रेडेस्केंशिया इज एन ऑर्किड। क्या करोगे इसको जान के, बाद में पढ़ना ही है तो बाद में पढ़ेंगे इसको, ठीक ठीक, फिर भी लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। ओके जी, तो न्यूक्लियस की बात हमारी कंप्लीट हुई। अब न्यूक्लियस के बाद आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा न्यूक्लियस हो गया, अब फ्लूइड मैट्रिक्स, फ्लूइड मैट्रिक्स इज फाउंड, और कैसी, सेमी फ्लूइड, कैसी, सेमी फ्लूइड, इंपॉर्टेंट अभी, अ सेमी फ्लूइड, नॉट जस्ट फ्लूइड, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज फाउंड इन बोथ यूकैरियोटिक एंड, और ये इंडिया का विदिन कर ले, विदिन मींस उसके अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, आप आराम से समझ जाओगे, विदिन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं उसको, साइटोप्लाज्म। अब सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स इज फाउंड विदिन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स, ठीक है ना, कॉल्ड साइटोप्लाज्म, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, साइटोप्लाज्म। अब समझने की कोशिश करना, फ्लूइड मैट्रिक्स का क्या मतलब है।
सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स का, यानी पूरी तरीके से फ्लूइड नहीं है, सेमी मींस आधा, यानी पूरी तरीके से तो फ्लूइड भी नहीं है, सेमी फ्लूइड। मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जैसे रसगुल्ले देखे, रसगुल्ले जिस चाशनी के अंदर पड़े हुए रहते हैं ना, तो वो चाशनी उसके लिए क्या है, मैट्रिक्स। अब बात दिमाग में क्या आती है हमारे कि सर आप ठीक है, आपकी बात मान ली कि रसगुल्ले जो होते हैं, रसगुल्ले जिस चाशनी पर होते हैं वो उसके लिए मैट्रिक्स है। आप तो कह रहे हो विद इन द सेल, इसलिए तो मैं एक एक पॉइंट को पूरी तरीके से क्लियर करना चाहता हूं, नॉट जस्ट क्लियर, कंप्लीटली क्लियर, ठीक है ना। तो भाई सेल के अंदर मिल रहा है, ये कौन सी सेल इसमें तैर रही है रसगुल्ले की तरह, नहीं, ये तो सेल के अंदर मिल रहा है जिसका नाम है साइटोप्लाज्म, और यूकेरियोटिक सेल में मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल में मिलता है। तो फिर सर ये मैट्रिक्स टर्म क्यों यूज किया यहां पे, क्योंकि ध्यान रखना सेल के अंदर ये और इसके अंदर आप छोटे छोटे रसगुल्ले बताऊंगा, उन रसगुल्लों का नाम होगा सेल ऑर्गेनेल्स। क्या होंगे, सेल ऑर्गेनेल्स। समझ में आया नहीं आया। अब सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर तो हमने क्या बता दिया, एक मैट्रिक्स भरी हुई है, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स साइटोप्लाज्म विद इन द सेल, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर। उसके अंदर हम अब क्या पढ़ाएंगे, सेल ऑर्गेनेल्स, रसगुल्ले पड़े होंगे छोटे 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 छोटे, वो पढ़ाएंगे अपन। बात समझ आ गई। तो मैट्रिक्स का क्या मतलब होता है, ये बिल्कुल क्लियर हो गया, बार बार आइए टर्म, इसलिए मैंने यहां पे से क्लियर किया है। ओके जी, तो साइटोप्लाज्म की बात हो गई हमारे पास में। कह रहा कि फैन बहुत स्लो स्पीड पे चला रखा है मैंने, बिल्कुल से आवाज की क्लैरिटी बनी रहे।